मोदी सरकार का युवा चेहरा संचार और पूर्वोत्तर राज्यों के विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं। उनकी अगुवाई में 17 साल बाद बीएसएनएल प्रॉफिट में आया है। डाक चौपाल से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं को घर घर पहुंचाया है। पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। यूक्रेन से छात्रों को सुरक्षित निकालकर वापस लाए। पिता के निधन के बाद राजनीति में आए थे और उन्हीं की तरह नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी संभाला। उड़ान जैसी पहल से आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सुगम बनाई है। क्रिकेट से बेहद लगाव है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिंधिया जी एनडीटीवी युवा कार्यक्रम में। शुरुआत इसी बात से करते हैं कि भारत सबसे युवा देशों में से है। युवा शक्ति भारत की शक्ति है, क्योंकि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती है उसमें माना जाता है कि युवाओं का अगर हम सही तरीके से उपयोग करें तो भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। तो विकसित भारत के लिए युवाओं की आप क्या भूमिका देखते हैं? देखिए, अभी मैं वसुधा जी से बात कर रहा था जो हिस्ट्री कर रही हैं अंडर ग्रेजुएट में, और अगर इतिहास के पन्नों को आप पलटो तो जब जब एक पैराडाइम शिफ्ट किसी भी देश में आया है या विश्व में आया है, मैं आधुनिक युग की बात नहीं कर रहा जब हम लोग आईटी पर निर्भर हैं और इन चीज़ों पर निर्भर है, मैं 3, 4, 5 हजार साल पुरानी बात कर रहा हूँ। जब भी क्रांति आई है, परिवर्तन आया, कुछ नया दौर आया है, नवाचार आया है, तो वो क्रांति, परिवर्तन, नवाचार युवाओं के द्वारा ही क्रियान्वयन किया गया है। पॉलिटिकल क्षेत्र में देखो, हिस्टोरिकल क्षेत्र में देखो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखो, इनोवेशन के क्षेत्र में देखो, सदैव युवा इसके स्रोत रहे। तो आपने जो प्रश्न पूछा एक तरीके से एक बड़ा मेटाफोर है, क्योंकि युवा ही देश, किसी भी देश का सिंबल होता है। और आज हमारे पास भारत में एक खजाना है नौजवानों का। खजाना क्यों? 70% हमारी देश की आबादी 35 वर्ष की आयु से कम है, और 70% मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोज टू अबाउट 90 करोड़ पीपल, 900 मिलियन पीपल, 90 करोड़। 90 करोड़ मतलब वर्तमान अमेरिका की आबादी का 3 गुना, वर्तमान संयुक्त यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप का 2 गुना आबादी। ये हमारी यूथ पावर है। जो आपने कहा डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड डेमोक्रेटिक डिविडेंड, और इन दोनों डिविडेंड्स को लेकर ही भारत में जो परिवर्तन आया है, और इसका उदाहरण मैं आपको दूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि भारत का जन भी युवा, भारत की शक्ति भी युवा, भारत की क्षमता भी युवा, और भारत का भविष्य भी युवा है। और एक उदाहरण आपको दूं, जिस देश में चुने गुने उंगली पे गिने हुए स्टार्टअप्स होते थे, आज उस देश में 2.25 लाख स्टार्टअप्स हो चुके। जिस देश में एक भी यूनिकॉर्न नहीं होता था, आज उसी देश में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। तो ये हमारा खजाना है। इस खजाने को चैनलाइज करना, प्रोडक्टिवली यूज करना, ये हमारा दायित्व है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाओं की शुरुआत की है। पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम, जहां टॉप 500 कंपनीज के साथ आज देश के युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगा। हम लोग जब बच्चे होते थे, अब मैं आपको अपना उम्र नहीं बताऊंगा, नहीं तो कई इल्यूजन्स शैटर हो जाएंगी, तब हम लोगों को ये मौका मिलता था केवल विदेश में। जब विदेश में पढ़ाई हम लोग करते थे तो समर में, जैसे अब कॉलेज में, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी अब प्रधानमंत्री जी की वजह से सभी नौजवानों को मिलेगा। और इस वर्ष ही 80,000 नौजवानों ने इनरोलमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम में अपने आप को दाखिल कर दिया है। 2000 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए रखी गई है। रिसर्च और एनालिसिस, R&D हम लोगों का बैकबोन होना चाहिए। India must rise not only as a services nation, but India must rise as a product nation. And if you want to be a product nation, then R&D, अनुसंधान, उसकी नींव होनी होगी।
और वो R&D कैसे होगा? जब आपके पास एक्सेस होगा रिसर्च को, जर्नल्स को। तो भारत सरकार ने योजना बनाई है टू गिव एक्सेस टू ऑल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया इंटरनेशनल डेटाबेस, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च करने वाली है 6,000 करोड़ रुपए ताकि सारे यूनिवर्सिटीज को इंटरनेशनल डेटाबेस का एक्सेस मिले, रिसर्च पेपर्स का एक्सेस मिले। तो ऐसे सारे बहुत सारे स्कीम्स हैं जो सरकार ला रही है नौजवानों को इंटीग्रेट करने के लिए। अब एआई का जमाना है अखिलेश जी। एआई के जमाने में भारत सरकार एआई की स्कीम लेके आई है, एआई फॉर ऑल। 10,275 crores has been budgeted for Government of India to propel AI along with all of you. So government today is no longer a regulator. Government's role under Prime Minister Modi has become that of a facilitator in India's journey from Amrit Kal to Shatabdi Kal, from a developing nation to a विकसित भारत, from a निर्भर भारत to an आत्मनिर्भर भारत। ये हमारा विजन है, ये हमारा संकल्प है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। फैसिलिटेटर की भूमिका सरकार निभाना चाहती है, लेकिन जब युवा प्रश्न करते हैं, मन में पूछते हैं कि हम पढ़ लेंगे, पढ़ाई के बाद हमें रोजगार कहाँ मिलेगा, तो उन्हें स्वरोजगार की भी तलाश है, उन्हें नौकरियों की भी तलाश होती है। तो ऐसे मौके पर उन्हें अवसर चाहिए होते हैं। तो वो अवसर देने के लिए सरकार क्या करे? आपने इंटर्नशिप योजना का जिक्र किया, जो कहा है कि 80,000 युवाओं को इसमें पंजीकरण इसका हो चुका है, लेकिन आगे क्या? स्किल डेवलपमेंट उनका कैसे हो, कैसे वो अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार कर सके? देखिए, जो मेरा अनुभव है, पिछले 25 साल में भारत बहुत बदल चुका है। आज मेरे सामने इस ऑडियंस में सभी मेरे युवा साथी बैठे हुए हैं और मैं इनसे प्रश्न करना चाहता हूं, आप में से कितने लोग एम्प्लॉयर बनना चाहते हैं, या आप में से कितने लोग एम्प्लॉय बनना चाहते हैं? तो एम्प्लॉयर कौन बनना चाहता है और एम्प्लॉय कौन बनना चाहते हैं? कोई हाथ नहीं दिख रहा है। सारे एम्प्लॉयर बनना चाहते हैं। आज देश में हर व्यक्ति अपना, छोटा हो या बड़ा हो, अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। और ये केवल ये शहरी क्षेत्र की जनता है, पर ये शहरी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ये भावना अखिलेश जी आपके गांव के आखिरी घर तक ये भावना उत्पन्न हो गई। टियर 2, टियर 3 भी आप, टियर 3 से भी आगे। मैं तो मुफस्सिल गांव की बात कर रहा हूं। मैं अपना राशन का दुकान शुरू करना चाहता हूं, अपना पान का दुकान शुरू करना चाहता हूं। ये भावना भारत में है, इसलिए एंटरप्रेन्योरिज्म में आज भारत नंबर 1 है विश्व में। इसलिए आज विश्व के सबसे टॉप कंपनीज में अगर सीईओ देखोगे आप तो भारतीय। माइक्रोसॉफ्ट देख लो, जितने भी आईटी कंपनी, सत्य नडेला को देख लो, जितने भी आईटी कंपनीज है सभी को देख लो। बिकॉज ये चिंगारी हमारे ये ज्वालामुखी हमारे दिल में, नंबर 1। नंबर 2, पिछले 10 सालों में जो कैपेक्स में फंडिंग हुआ है भारत सरकार के द्वारा, 10 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत सरकार करीब 1.5 लाख करोड़ स्पेंड करती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपके एयरपोर्ट्स, आपके रोड्स, आपके रेल सिस्टम्स, आपका कम्युनिकेशन। आज वही भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ रुपए स्पेंड कर रही है। और 11 लाख करोड़ मतलब क्या? मतलब जिस देश में 74 एयरपोर्ट होते थे, आज उस देश में 10 साल के अंदर 160 एयरपोर्ट हो गए। जिस देश में 90,000 किलोमीटर के हाईवे थे, आज उस देश में 1,50,000 किलोमीटर के हाईवे हो गए।
जिस देश में केवल 6 करोड़ ब्रॉडबैंड के कनेक्शंस थे, आज उसी देश में 94 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो गए। इसका मतलब क्या? यू आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी, यू आर क्रिएटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और इसका चिरतार्थ, अंग्रेजी में कहावत है ना कि द डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल्स। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरियाज में has fallen from close to 6.2% in 2014 to 3.2% today. Rural areas 5.2 to 3.3%. If you take male-female ratio, labor force participation rate, so this is now the other way of looking at it, the inverse. For males has increased from 71% to 78%. For females, and this is the आश्चर्यचकित स्टेटिस्टिक है, it has increased from 21.3% to 45%. So female participation, labor force participation has more than doubled. तो आज भारत अग्रसर है विकास के पथ पे। और मैं आपको 100% नहीं 300% एश्योरेंस देता हूं, आज आप विश्व के किसी भी विकसित देश में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, आज हमारे एयरपोर्ट्स उन विकसित देशों के एयरपोर्ट से ज्यादा अच्छे हैं। हमारे रेलवे स्टेशन उनके स्टेशनों से ज्यादा अच्छे हैं। हमारा भारतमाला एक्सप्रेसवे और हमारे हाईवेज उनके हाईवे से ज्यादा अच्छे हैं। तो अब भारत को, पूरे विश्व भारत को देख रहा है और भारत एक नक्षत्र की तरह विश्व पटल पर उजागर हो रहा है। सिंधिया जी, एक बात जो आती है तकनीक की, कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है रोजगार सृजन में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। आपने जिक्र किया इस बात का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। पीएम नरेंद्र मोदी का भी काफ़ी जोर है एआई को लेकर के। वो भारत को भी, जैसे बाकी देशों में एआई को लेकर के पहल की जा रही है, वैसे भारत में भी करना चाहते हैं। लेकिन इसको लेकर के एक संशय भी लोगों के मन में होता है कि एआई आने से कहीं जॉब्स पे विपरीत असर तो नहीं पड़ेगा, कहीं नौकरियां कम तो नहीं हो जाएंगी, कहीं अवसर कम तो नहीं हो जाएंगे। आप जानते होंगे जब कंप्यूटर आया था, आईटी आई थी, तब भी यही आशंकाएं मन में थी। तो इस एआई टेक्नोलॉजी का, एआई रिवॉल्यूशन का भारत कैसे ठीक से अपने पक्ष में उपयोग कर सकता है? देखिए, एआई is already part of our economy. AI is already part of our society. And AI is already part of our daily routine. Whether we know it or we don't know it. Many of the things that you do in this dabba is all AI orchestrated. You may not be using ChatGPT, other AI platforms, but the platforms that you use are already working back-end on AI. So AI is here. Now the key issue is, if you look at Michael Porter's comparative advantage and comparative advantage theories, Porter's 5 forces, we need to be the first mover. And under Prime Minister Narendra Modi, we are the first mover. If you look at the study that has been done internationally, globally, on OpenAI and vibrant global countries, India is among the top 4 countries in the world that is looking at AI extremely aggressively. I think there's India, China, US, and one other country. There are 4 countries, and India is one amongst them. That's point 1. Point 2, जो आपने कहा कि रोजगार के अवसर को ये कम करेगा कि रोजगार के नए अवसर को सृजित करेगा, और आपने अपने आप अपने प्रश्न में ही उत्तर दे दिया। जब फोन आया था, जब कंप्यूटर आया था, यही प्रश्न किए जाते थे। और कंप्यूटर के आधार पर भारत को क्या लाभ हुआ? आज भारत आईटी सर्विसेज का वर्ल्ड पावर बन चुका है। और मैं आपको आज इस मंच पे गारंटी से कहता हूं, जो युवा पीढ़ी मेरे सामने बैठी हुई है, ये एआई को हार्नेस करेगी और हार्नेस करके भारत को एआई का वर्ल्ड पावर में परिवर्तित करेगी। मैकिन्जी ने भी ग्लोबल स्टडी की है
और मैकिन्जी का ग्लोबल स्टडी के आधार पर करीब 5 से 10 करोड़ जॉब्स एआई के द्वारा जनरेट भी होंगे। बिल्कुल। सिन्हा जी, जीवन में सबके कोई ना कोई ऐसा पल आता है जो उसको लगता है कि उस पल ने उसका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। आपके जीवन की अगर बात करें तो आपके लिए ऐसा क्या पल था जिसमें आपको लगा कि जिंदगी में हम करके दिखाते हैं, वो वाला पल था? देखिए, जीवन में मैंने कोशिश की है सदैव चुनौती को अपनाने के लिए। अगर मैं आप लोगों को अगर इस पोजीशन में हूं आपको कुछ सलाह देने के लिए, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि सदैव अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओ। जिस वातावरण में आपको कंफर्ट है, जिस नौकरी में आपको कंफर्ट है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपका होगा जब आप कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे। उदाहरण के तौर पर जब स्कूल से मैं ग्रेजुएट हुआ तो मेरे पूज्य पिताजी और मेरे माँ इतने इच्छुक नहीं थे कि मैं विदेश जाऊं पढ़ने के लिए। खराब हो जाएगा, दूर चला जाएगा, नॉर्मल माता पिता की भावना होती है। पर मुझ में एक जिज्ञासा थी, डर भी लग रहा था, दूसरा देश है, बोर्डिंग स्कूल में तो मैं रहा हूँ पर फिर भी इतना दूर रहूँगा। तो मैंने अपने आप एप्लीकेशन की और मेरा सौभाग्य है कि मुझे दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में, हार्वर्ड में मुझे एडमिशन मिला। और वो मेरे लिए एक चुनौती थी, क्योंकि जब मैं वहाँ गया और लर्निंग सिस्टम अलग था। भारत में क्या सिस्टम था एनईपी के पहले, कि जितने अच्छे तरीके से रटोगे और जो किताब में लिखा है वही शब्दों का उपयोग करोगे, टीचर उतने अच्छे मार्क्स देंगे। तो हम लोग बैठ के रटते थे रात को। और वहाँ क्या खोजा जाता है, ये नहीं कि जो किताब में लिखा है, क्योंकि जो किताब में लिखा है प्रोफेसर ने तो 100 बार पढ़ लिया है। प्रोफेसर चाहता है या चाहती है कि आपके दिमाग में क्या है। तो मेरे पहले क्लास में, इंटरनेशनल रिलेशंस का मेरा पहला क्लास था हार्वर्ड में, तो हमको कॉन्गो क्राइसिस के ऊपर पेपर लिखना था। तो मैंने वही किया जो हम भारत में करते हैं। 4 सोर्सेज थे, प्राइमरी सोर्सेज। चारों किताब खोले, इसमें से ये पैरा अच्छा है, इसमें से ये पैरा अच्छा है, इसमें से ये पैरा अच्छा है। मैंने सोचा बहुत अच्छा पेपर मैंने बना दिया, मैंने सबमिट कर दी। सबमिट करने के बाद पहले क्लास खत्म होने के बाद अखिलेश जी थे मेरे प्रोफेसर। तो अखिलेश जी ने कहा कि ज्योतिरादित्य, जरा मुझसे तुमको बात करना है। मैंने सोचा टॉप्स कर लिया काम, मुझे कमेंडेशन मिलेगा। सब लोग क्लास से चले गए तो अखिलेश जी मुझे कहते हैं कि भैया, मुझे नहीं चाहिए कि किताब में क्या है, ये 5 किताब में से तो एक किताब मैंने लिखी है। मुझे चाहिए कि तुम एनालाइज करो और तुम सोचो कि क्या सही था और क्या गलत था। ये आप अपना पेपर लीजिए, दोबारा लिख के लेके आइए। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट लर्निंग व्हाट टू थिंक बट लर्निंग हाउ टू थिंक, concept of case study. So always stay outside your comfort zone. Try and explore things you've not explored before. Number 1. Number 2, सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए मेरी जिंदगी में थी जब मेरे पूज्य पिताजी नहीं रहे, क्योंकि कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो असलियत में आपकी पूरी जिंदगी को बदल देती हैं। और मेरे लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण समय था, क्योंकि उनकी आशा अभिलाषाओं को पूरा करना, एक नए पथ पे चलना। जनसेवा मेरे लिए नया था। मैं एक इकोनॉमिस्ट था बाय ट्रेनिंग, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था, पर अब जनसेवा के पथ पे चलना था। अनुभव उनके साथ था, क्योंकि 13 साल 14 साल की उम्र से मैंने उनकी कैंपेनिंग की थी, बट वो केवल एपिसोडिक होता था और मेरी पूरी जीवन की शैली बदली। और किस तरीके से एक विचारधारा जो मेरे पूज्य पिताजी सदैव हमें बचपन पे कहते थे पर कभी समझ में नहीं आता था, कि राजनीति लक्ष्य नहीं होनी चाहिए,
जनसेवा लक्ष्य होनी चाहिए और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। तो जिंदगी में सदैव मटीरियलिज्म हमारे दुनिया में बहुत बड़ी बात हो गई है, पर मटीरियलिज्म से एक ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है और वो है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म, फिलॉसफी। उसको सदैव प्रथम स्थान अपने जिंदगी में आप देना। बैंक अकाउंट महत्वपूर्ण नहीं है, रिश्ते महत्वपूर्ण है, परिवार महत्वपूर्ण है। जिंदगी में आपको बहुत सारे जगलर है ना, सब लोग जानते हैं जगलर, जानते कि नहीं जानते? बहुत सारे बॉल्स जगल करने पड़ते हैं। जिंदगी में आपको बहुत सारे बॉल्स जगल करने पड़ेंगे, और उन सारे बॉल्स में एक बॉल कांच का बना हुआ होता है, और वो बॉल परिवार का होता है, रिश्तों का होता है, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। अगर वो बॉल गिरा तो दोबारा नहीं बनेगा। जो बात आपने कही कि राजनीति में आने की प्रेरणा आपको अपने पिताजी से मिली, पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बार स्वतंत्रता दिवस पर कहा कि 1 लाख ऊर्जावान प्रतिभाशाली युवाओं को राजनीति में आना है, जिनका राजनीति से कभी दूर दूर तक रिश्ता नहीं रहा है। एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, एम्बिशियस टारगेट है। आपको क्या लगता है वो 5 बातें जो आपको लगता है कि जिनको देखते हुए युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? आप अगर सवाल पूछे यहाँ पे, मुझे लगता नहीं कोई अखिलेश जी 5 बात नहीं होती, एक ही बात। महात्मा बापू ने हमें क्या कहा था? जस्ट रिमेंबर दिस लाइन, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। वी हैव टू मेनी आर्म चेयर क्रिटिक्स। ऐसे स्टूडियो में आएंगे, अखिलेश जी बेकार हैं, ये हैं, वो हैं। कुणाल कामरा की बात तो नहीं कर रहे हैं? जिसकी भी बात कर रहा हूं मैं पर्सनल नहीं होना चाहता। आप क्या कर रहे हैं? हम यहां बैठ के सभी को उपदेश दे रहे हैं। वी मस्ट बिकम दैट चेंज। यू हैव टू बी दैट चेंज। इफ वी हैव टू बिल्ड इंडिया, हु इज गोइंग टू बिल्ड इंडिया? ऑल ऑफ अस टुगेदर हैव टू बिल्ड इंडिया। That's the passion we have to have. That's the fervor we have to have. In whatever small way we do it. ये नहीं कि आप बड़े नेता बन गए या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए या बड़े समाज सेवक भी बन गए। अगर आप एक भी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हो पॉजिटिव मैनर में, आपने भारत माता के प्रगति में योगदान दिया है।